और ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका विषय है लोक परंपरा में वाद्य संस्कृति। अपने आप में ये जो विषय है, ये दो प्रकार के आयामों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। एक तो लोक परंपरा, जिसे हम अभी सुबह से कल से उसको जान रहे हैं, लेकिन उसमें वाद्य संस्कृति क्या है और उसका महत्व क्या रहे, ये ऐसा एक विषय लेकर के आज हमारे पास में जो विद्वान वक्ता उपस्थित हैं, वे आपको अपने तरीके से कुछ पावर पॉइंट प्रोजेक्शन से, अपनी बातों से, अपने विचारों से इस विषय को आपके सामने प्रतिपादित करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो मैं इस सत्र के संचालन के लिए और बीज वक्तव्य जो इसका देंगे वो डॉक्टर अश्विन एम दलवी, मैं उनको सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर कृपया पधारें। आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर अश्विन एम दलवी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक स्थापित संगीतकार हैं। आपने अपने पिता जयपुर के प्रसिद्ध तबला वादक श्री महेश डी दलवी से संगीत में विरासत प्राप्त की है। आप ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न के एक श्रेणीबद्ध कलाकार हैं। डॉक्टर दलवी राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, जवाहर कला केंद्र जयपुर राजस्थान सरकार, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार और उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र भारत सरकार के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। आपके प्रदर्शनों की सूची में ध्रुपद अंग, सुर बहार, गायकी का अच्छा सम्मिश्रण शामिल है। आपने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं, आपको सम्मान मिला है, जिनमें सुरमणि, जीवन गौरव पुरस्कार, नाद साधक, ऐसे प्रतिष्ठित जो सम्मान हैं वो शामिल हैं। आप एक संगीत की सेवा करते हुए नाद साधना के नाम से एक प्रकार से ऑनलाइन सेंटर है, शोध संस्थान है, उसके आप निदेशक भी हैं। और ये लोक मंथन के आयोजन में जो एक संगठन की सहभागिता है, संस्कार भारती, आप उसके अखिल भारतीय महामंत्री भी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं डॉक्टर अश्विन दलवी जी। और भास्कर सेकिया जी से निवेदन करता हूं कि वे डॉक्टर अश्विन एम दलवी का स्वागत करें। जल्दी आइए। इस सत्र के हमारे दूसरे जो विद्वान वक्ता हैं, वे हैं प्रोफेसर संतोष कुमार। मैं संतोष जी से निवेदन करता हूं कि वे भी कृपया मंच पर पधारें। उनका मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हीरव ज्योति शर्मा जी को। डॉक्टर हीरव ज्योति शर्मा जी। आप सिक्किम विश्वविद्यालय में हैं और नॉर्थ ईस्ट की जो वाद्य संस्कृति है उस पर अपने विचार
यहाँ पे आपके साथ साझा करेंगे। दक्षिण भारत में वाद्य संस्कृति की परंपरा कैसी है और उसका महत्व कैसा है, इसको केंद्रित करते हुए दक्षिण से हमारे बीच में पधार रहे हैं प्रोफेसर S.A. कृष्णैया जी। मैं कृष्णैया जी से निवेदन करता हूं कि वे भी कृपया मंच पर पधारें और उनके स्वागत के लिए मैं श्री दवे जी को, नितिन दवे जी जो हैं, बहुत बड़े प्रख्यात कलाकार हैं, लोक कला साधक हैं, गुजरात से आए हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया आप प्रोफेसर कृष्णैया जी का स्वागत कीजिए। एक सूचना देकर के फिर मैं ये मंच हमारे जो आज के सूत्र संचालक हैं, बीच वक्तव्य दे रहे हैं, डॉक्टर अश्विन दलवी जी को सौंप दूंगा। 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज शुभारंभ होगा और वह सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक में शक्ति आराधन वह इसी मंच पे होगा। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए और आपके साथी जो बाहर रह गए हैं उनको भी बता दीजिएगा कि एक 40 मिनट का जो कार्यक्रम है शक्ति में लोक आराधन वो इसी सभागार में होना है और बाकी के कार्यक्रम बाहर वाले जो मुख्य मंच है उस पर संपादित होंगे। तो अब ज़्यादा आपके बीच मैं वक्ताओं और आपके बीच न रह करके डॉक्टर अश्विन एम दलवी जी से निवेदन करता हूं कि वे अब इस सत्र को संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्र भारती जी। बहुत अभिभूत हूँ कि इस विशेष सत्र में मुझे मॉडरेट करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, और विशेष इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण है मगर थोड़ा सा गौण है। समाज की बात करें तो कल्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन लोक ट्रेडिशन या फिर लोक परंपरा में वाद्य संस्कृति, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस विषय के 2 बड़े जानकार रिसर्चर्स आज हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री संतोष कुमार जी और प्रोफेसर कृष्णैया जी। इनका थोड़ा सा परिचय मैं और देता हूं। हालांकि अगर मैं परिचय करने के लिए बैठूंगा तो आधा समय वहीं निकल जाएगा, ऐसे विद्वान लोग हमारे साथ में बैठे हैं। पहले मैं संतोष जी का परिचय कराऊं। आप प्रसिद्ध देश के बांसुरी वादक हैं। आपने अपनी शिक्षा श्री चेतन जोशी जी से प्राप्त करी है। सिक्किम के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संगीत के। नॉर्थ ईस्ट के एक्सटिंक्ट विंड इंस्ट्रूमेंट्स के आर्किटेक्टोनिक्स, ये एक संगीत के लिए भी नया टर्मिनोलॉजी है, मगर इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों है। ये आगे चल के विषय आएगा और इस विषय पर ये काम कर रहे हैं। बांसुरी के इतिहास में हेड डेवलपमेंट पर आपकी पुस्तक अभी रिसेंटली आई है। धन्यवाद संतोष जी। हमारे दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर S.A. कृष्णैया जी। मैसूर यूनिवर्सिटी के हाई कमेटी के आप मेंबर थे। रेड लिस्टेड ट्रीज पर आपका काम रहा है। रेड लिस्टेड ट्रीज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जहां पर संगीत के वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। तो श्रीताल वृक्ष के संरक्षण संवर्धन में आपका काम है, क्योंकि इस पेड़ के पत्ते से मंगल वाद्यों की जो शिवाली होती है वो बनती है, जैसे शहनाई, मुखवीणा, नादस्वरम, और इस पर इनका काम है। थोड़ा इको फ्रेंडली भी काम है, संगीत से संबंधित आपका काम है।
मगर सत्र के शुरुआत में चूंकि हम लोग का विषय संगीत के वाद्य यंत्रों को लेकर है, आप लोगों को उस वाद्य यंत्रों से एक छोटा सा परिचय हो जाए, आप उसकी खुमारी में चलें, इसलिए एक छोटे से वीडियो, 1 मिनट के वीडियो से शुरुआत करते हैं, जिसमें कुछ एक संगीत वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। उनको आप देखेंगे तो आप उस संगीत के वाद्य यंत्रों की दुनिया में जाएंगे। इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ उद्देश्य यही है। एक तीसरा परिचय मैं कराना चाहता हूं। दाहिनी तरफ जो पोडियम पर खड़े हैं हमारे निधीश जी हैं, जयपुर संस्कार भारती के हैं। हमारे विनम्र निवेदन पर उन्होंने स्वीकार किया कि वो हमको असिस्ट करेंगे, तो जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है वो हमको निधीश जी द्वारा मिलेगी। आपका एक बहुत प्रसिद्ध चैनल भी चलता है जिसको आप स्वयं मॉडरेट करते हैं। निधीश जी पहली क्लिप एक बार चलाएंगे। इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य मैंने जैसा आपको पहले बताया, सिर्फ संगीत के वाद्यों को आपको एक दर्शन कराना था, जिससे जो भी हम बातचीत करेंगे उसका एक रेफरेंस रहेगा। हमारी लोक परंपरा की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि जो पद छंद बनते हैं उसमें आदि महादेव बीन बजाई, बीन यानी कि वीणा, ऐसे छंद बनते हैं जिसमें देवी देवताओं का सीधा सीधा संबंध संगीत के किसी वाद्य यंत्र से रहता है। जितने भी देवी देवता हैं उनके ध्यान होते हैं। जैसे कि हमें क्या मालूम कि शिव जी कैसे दिखते हैं, तो देव ध्यान यानी कि उनका वर्णन लिखा गया, फिर चित्रकारों ने उसकी कल्पना करके उसका चित्रण किया और हमारे सामने रखा। अब हमको मालूम है कि शिव क्या है, तो उसको ध्यान कहते हैं। तो हर देवता के ध्यान लिखे जाते हैं। उन ध्यानों के अंदर कुछ एक चीजें कॉमन रहती हैं, अनिवार्य रूप से रहती हैं, और उनमें एक चीज रहती है शस्त्र। तो जितने भी देवी देवता हैं अपने, उनके पास आपको शस्त्र अनिवार्य रूप से दिखेगा। चाहे शिव जी का त्रिशूल हो, विष्णु जी का हो, गणपति जी का हो, अनेक जितने भी देवी देवता हैं उनके ध्यानों में शस्त्र अनिवार्य रूप से है। दूसरी चीज वाहन। हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन है, पशु पक्षी हो सकता है, आप लोग जानते हैं। और तीसरी चीज जो गौण जिसको मैं बोल रहा हूं वो है संगीत का वाद्य यंत्र। अगर हमारी परंपरा में देवी देवताओं का सीधा सीधा संबंध किसी संगीत वाद्य यंत्र से है, तो समाज में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अब देव ध्यान का जब मैं बात करता हूं तो जैसे ये लिखा है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तब हम कल्पना कर सकते हैं कि विष्णु कैसे हैं। कहने का मतलब वाद्य यंत्र एक अनिवार्य अंग है, गौण है मगर अनिवार्य रूप से है। हम चर्चा करते हैं, थोड़ा समय आखिरी में रखेंगे, कुछ प्रश्नों उत्तर होंगे, उसके लिए भी हम छोड़ेंगे। पहले ये कल्पना थी कि एक एक व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन देगा, सोचा कि मोनोटोनस नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा संवाद रखा। तो प्रश्न करेंगे, उसके उत्तर मिलेंगे। आखिरी में 15-20 मिनट हम लोग ऐसा समय रखेंगे जिसमें आप लोग भी प्रश्न कर सकते हैं, और हमारे पास में 2 विद्वान हैं, वो आपके उत्तर देंगे। पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो संतोष जी से मेरा पहला प्रश्न है। संतोष जी, अभी ये लोक परंपरा में वाद्य संस्कृति की बात हो रही है, आपके हिसाब से ये लोक क्या है, और ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय लोक वाद्य के संदर्भ में क्या क्या जानकारी मिलती है, थोड़ा सा आप उसका बताएं। हेलो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी जो गुरुजन हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ।
और विद्यार्थी हूँ इस नाते से संगीत का और वाद्यों का। तो जो आपने पूछा लोक, वास्तव में ये बहुत बड़ा शब्द है। इसे परिभाषित करना इतना आसान भी नहीं है, जहाँ तक अभी तक मैं समझ पाया हूँ, जब तक मैं पढ़ पाया हूँ। हम कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे किसी का सम्मान करते हैं, और हमारे जो संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं, ये सभी चीज़ें लोक संस्कृति के अंदर आती हैं। आपने कहा कि वाद्य जो है वो देवताओं से के प्रतीक रूप में, गौण रूप में भी विद्वान है। वही लोक संस्कृति में आप देखेंगे, हम जब रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे सभी संस्कारों में कहीं ना कहीं एक लोक वाद्य जुड़ा होता है। कई जगह जो जब जन्म होता है किसी बच्चे का, तो खास वाद्य जो वहाँ की लोक संस्कृति में होता है उसको बजाया जाता है। विवाह संस्कार में भी अलग अलग प्रकार के जो वाद्य हैं उनका उपयोग होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे के सेशन में हम लोग अभी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो ये जो लोक शब्द है ये बहुत ही बड़ा है, विस्तार है इसका, और हमारे संस्कृति में वैदिक काल से ही लोक परंपरा जीवित है। स्लाइड थोड़ा चलाएंगे तो कुछ स्लाइड के साथ कुछ बताऊंगा मैं। जैसे जो वैदिक परंपरा हमारी रही थी उसमें संगीत की जब बात करेंगे तो एक तो मार्गी संगीत, जिसके बारे में हम जानते हैं, जब यज्ञ जब होता था तो मार्गी संगीत का वो गायन और साथ में वाद्य यंत्र बजते थे, वादन भी होता था। इसके बाद का स्लाइड। और साथ में जो देसी संगीत होता था उसमें भी वाद्य संगीत का बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान होता था, रोल होता था उसका। तो ये आज का ये लोक परंपरा में जो वाद्य संगीत है ये आज से नहीं, वैदिक के समय से ही, वेद के समय से ही यह लोक में विद्वान है। और अलग अलग रूप में हमारे अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के रिसोर्सेज के हिसाब से, वहाँ के समाज के हिसाब से, वहाँ की आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग पुष्प हैं और इसका जो भाव है लोक का वह रस्सी के रूप में या धागे के रूप में एक है, जो कि एक माला का रूप बनाती है। इस प्रकार से कभी पहले ज़्यादा सोचा नहीं गया, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है इसकी अवधारणा इसी वजह से रखी गई थी, क्योंकि जितने भी अभी तक शोध होते हैं वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे होते हैं। फोक, जो अभी हम तिवारी जी का वक्तव्य भी सुन रहे थे, जो बीच वक्तव्य इंस्पिरेशन का चल रहा था, पहला सत्र जो था उसमें, तो वो चरितार्थ होता है कि किस प्रकार से फोक कहकर बंटवारा कर दिया गया, अलग अलग तरीके से बांट करके उसकी स्टडी की गई, लेकिन उसका जो मूल भाव रूप है उसको समझा नहीं गया। दूसरा स्लाइड आगे बढ़ाएंगे निधीश जी। मैं थोड़ा और पूर्व चलता हूँ। बृहददेशी, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी का माना जाता है अभी के तथ्यों के हिसाब से, वैसे इससे भी पुराना है, पर अभी जो साइंटिफिक जो पद्धतियाँ ज़्यादातर यूरोपियन पद्धतियाँ हैं उसके हिसाब से हम उसको मानते हैं, तो ठीक है 5वीं शताब्दी भी मान लेते हैं उसको। तो बृहददेशी में अच्छी तरीके से यह उन्हीं ने बताया कि उनसे पूछा जाता है, जब प्रारंभ होता है बृहददेशी, उसमें पूछा जाता है उनसे कि ये लोक क्या है, लोक संगीत क्या है, देसी संगीत। लोक का वहाँ प्रयोग देसी संगीत के रूप में हुआ है, तो देसी संगीत क्या है। तो उसे वो मैं हिंदी में बताऊंगा। वो कहते हैं कि अलग अलग स्थानों पर जो जीव जंतु हैं, यहाँ जीव जंतु को भी लिया गया है, सिर्फ मानव नहीं, जीव जंतु। उन्होंने जीव जंतु के बारे में भी चर्चा की है। जीव जंतु, मनुष्य, यहाँ तक कि राजा महाराजा, सबको जो कर्ण प्रिय लगता है और वो ध्वनि वहाँ के भूभाग से और वहाँ की जो बोली बोली जाती है उससे संबंध रखते हुए जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं अपने रिचुअल्स के लिए, अपने परंपराओं के लिए,
वो सभी देसी ध्वनियाँ हैं, वो सभी देसी संगीत है, देसी ध्वनि है। तो जो उनसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये तो कोई ध्वनि का कोई दृश्य रूप नहीं है, तो फिर इसकी सत्यता के संदर्भ में कैसे पता किया जाए? तब जवाब देते हैं मतंग मुनि कि देश और भूभाग अथवा स्थान की भिन्नता के कारण उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो एक ही प्रकार का जो लोक संगीत का जो भाव है वो स्थान भिन्नता के कारण वो अलग अलग हो सकता है। 5वीं शताब्दी की बात है, बृहदेशी की बात है ये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक संगीत जो है इस प्रकार से सभी जगह व्याप्त है। अब हम वर्तमान में जब आते हैं तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से यूरोपियन हमें मानते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति थी, उसके पहले नहीं मानते हो, ऐसा हमने पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी विशिल और चिड़ियों की आकृति की अन्य छोटी छोटी विशिल्स वगैरह जो प्राप्त हुए हैं, और बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं ये भी मानते हैं कि उसमें और सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं, पर इतना रिसर्च अभी हुआ नहीं है, अभी और काम बाकी है इसमें। तो ये जो है वो अभी आपने देखा था वो मोहनजोदारो में एक विशिल जो वहाँ पाया गया है, इसका चित्र आपको सभी जगह मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो वाद्य, अब हमारी जो संस्कृति है, हम लोग सब जानते हैं कि 4 प्रकार के जो वाद्य हैं, तत्त है, खन है, सुशीर है। ये सभी वाद्य जो हैं ये आज से इसके बारे में हमें नहीं है, ये वैदिक समय से है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से है, उसका भी हमें पता चलता है जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये 5 गंधर्व हैं, बहुत ही फेमस ये प्राप्ति है हमारे देश के लिए। 5 गंधर्व, गंधर्व मतलब स्वर्ग में ईश्वर के पास संगीतज्ञ जो रहते थे, जो उनके दरबार में गाना बजाना करते थे, हमारे पौराणिक ग्रंथ जो बताते हैं उन्हें गंधर्व कहते थे। तो ये 5 गंधर्वों की हमें टेराकोटा की मूर्ति मिलती है, और आधुनिक वैज्ञानिक उसे 4th to 5th सेंचुरी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये लगभग वैदिक पीरियड का है। मतलब वो 4th to 5th सेंचुरी बताते हैं वैदिक पीरियड, लेकिन वैदिक पीरियड जरूर बोलते हैं। तो अगर वैदिक पीरियड और पुराना है तो ये और पुराना है। अब इस पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो शोध करता है, इस पर शोध और ये बातें जो हैं वो चलती रहेंगी, और जब तक हम इसे और अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे अभी 1st BC में जो है हम देखते हैं कि कांधार है ना, अभी जो कांधार है, कांधार, ये वहाँ के मॉन्यूमेंट्स अभी आपके स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट, ये अमरावती के हैं 3rd AD के। तो हम देखते हैं कि ये सारी मूर्तियाँ जो मॉन्यूमेंट, मैंने कुछ ही चुन के लेके आया हूँ, इस तरह के हज़ारों बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं अलग अलग म्यूजियम्स में। आप जब इस पे काम करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पता चलेगा। तो यह सब बताता है कि किस प्रकार से हमारी वाद्य संस्कृति वैदिक काल से ही बहुत अच्छी तरीके से जो फली फूली थी, और वो अलग अलग क्षेत्र में फोक के माध्यम से नहीं थी, बल्कि उस भाव के माध्यम से थी जो कि पूरे भारत को एक करती थी। तो मेरे हिसाब से ये लोक संस्कृति इस प्रकार से विस्तृत है हमारे देश में, और वाद्य संस्कृति का एक संक्षेप में मैंने ऐतिहासिक रूप से उसको प्रस्तुत किया। जी जी, बहुत अच्छे से आपने उसका बेस बनाया कि कैसे इतिहास के अंदर संगीत के वाद्य यंत्र का महत्व था। इनफैक्ट आज भी अगर भिक्षाटन भी होता है तो किसी वाद्य यंत्र के साथ में होता है, कोई भी भोपे होते हैं तो भी वाद्य यंत्र के साथ में चलते हैं। और वाद्य यंत्र का तो इतना महत्व है कि उत्सव में भी वाद्य यंत्रों का अपना एक रोल है, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी वाद्य यंत्र का अपना रोल है। मुझे अभी भी याद आता है दूरदर्शन पे उस ज़माने में, ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की, जब किसी बड़े नेता की मृत्यु हो जाती थी तो या तो भजन आता था बिना किसी वाद्य यंत्र के, यानी वाद्य यंत्र नहीं होना ये भी इम्पोर्टेंट था, और अगर किसी वाद्य यंत्र का है तो उसके साथ में संगति नहीं होती थी। तो वाद्य यंत्र ये भी दर्शाता है कि इवेंट क्या है, खुशी का है या गम का है। कृष्णैया जी,
you have done intense research in rituals of our tradition, culture. You have been doing research on Mohenjo-daro, Harappa, and you have been doing research on different kinds of drums. Drums meaning giving mantras. All these things you have been doing research on. We would like to know something on the rituals, maybe from the southern part of India. What is the importance of these musical instruments in the rituals? As you wish. माइक्रोफोन को एक बार देख लेंगे. संस्कार भारती का आदरणीय कला लोगों और रंगमंच में उपस्थित है हमारा मित्रों, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने इंग्लिश को शिफ्ट करने को अपने साथ छोटी सी क्षमा चाहूँगा. So my presentation is on tribal art forms and tribal instruments of South India. So my friend frequently asking what is the ritual part, how you connect with the instruments. There is one word, saying any ritual is associated with in Dravidian part of in India, southern India, आवाहन, उपासन और विसर्जन. So आवाहन means first a kind of he remembers a prayer or he beats. अंतिम चरण वो रंगमंच के पीछे और आप पूरा दिन आपको प्रदर्शन करने को नहीं छोड़ता है. He will go to his chowki or makeup room and there he finish up. But here the ritual part, I wish to say that a tribal in the period of Sri Ramachandra's hunter Guha, he helps Sri Ramachandra to cross the river Ganga Tatak. Meanwhile, he was blessed and also he is titled as you are a hunter, and in the coming up days, in the Kali Yuga, there will be no Ramakatha for farmers. However, you are taking the hide, deer hide, and make out of Chitrakati. And he began to do it, so still it is a living legend in Karnataka. The puppeteers, they are the nomadic tribes. They are performing the Shruti Vadya. It is, the Shruti Vadya is actually bronze plate they use for the meal, खाने के लिए, and the same plate
they turtle down, I mean ulat palat karke, and they take a small reed and pinch of beeswax. They place in different part of the plate, and they drone from left to right like milking type. They produce different shruti for the 7 notes. On that, they go from house to house, village to village. The women folk, one will be singing with the droning, and another will go for tattooing. Nowadays, the tattooing has become a kind of business, but their tattooing was only simply making a punch mark, acupuncture kind of. People were waiting. Oh, let the puppeteers, women folk come. So while making this kind of musical instrument Shruti, they never felt any kind of pain in such a melodious. This was used even for the performance in the puppetry performance, shadow puppetry. These community who migrated, and they were appointed as a guardian to Shivaji dynasty under the title of Kudiwadis. In the period of Peshwas, they are disharmonizing and making allegation on the Peshwas. So what they did, they excommunicated this tribal. So in Maharashtrian, if you keep outside, this is a taklele. They were called Takarlok. In the Sindhudurg, Sawantwadi, the community which in Pinguli living, there are 9 kinds of art forms are surviving. Out of 9 kinds of art performance, one is Chitrakati, Poti Sodna, that is a glove puppets, and shadow puppet, Chamdache Bauli Kel, and the 4th is the Lavani singing with dove, musical instrument, and Kashtaputli, that is with wood, like this, and also Jagaran, Vasuki, Kadekar. If I say this today, people are not aware of what you mean by the Jagaran, what is Kadekar, what is. See, the smallest instrument in percussion instrument, Charmavadya में, वो छोटी से एक सूत सेइंग और fortune telling, this is Narasanna or Kanekar, Khani. Khane means telling some fortune. In the midnight he used to come. Now we don't see this small, it is the further development of the same hourglass drum, a kind of small one. You know, the Bilva Patra, the seed, which is actually having all this kind. Sorry. So the total nut of the seed is made a half hollow part. In the reverse side, they keep and in different shape, the north and south side, and it becomes a kind of small drum, and they apply hide and use it. This is the smallest musical instrument. If you come to metal instrument, the smallest is bell metal, I mean anklet kind of. वो मुर्दाबाद में 3 रुपए को 1 bell metal is available. But in our place, people who prepare a particular community, they add silver to get fine tuning. Kelucharan Patra कलाकार वो लोग, I mean महान लोग, और अरुंधति, I mean Dr. Padma Subramaniam, Bharatanatyam,
even from Lanka, there is a high demand to get such a sweet, melodious bells. There is only one lady survived in my place. She is Radhamma. She is 84-year-old now, and they are only doing the first Yakshagana PhD thesis covered by Martha Aston from America. She began to prepare and to recycle and to give to the artist. This is how. So, coming to the facts again, the bell metal again, there is a big percussion instrument in the tribal is, the bullock cart. The bullock cart wheel is covered with hide and people using it is called Jaggalige in North Karnataka. So similar way, so these are all used in the rituals in particular. And in string instrument, if you come to towards Andhra Pradesh and Karnataka, we have different kinds of veena, kinnuri, tingra, kingudi. So there is a ekadanda, means one whole timber used, that is called bobbili veena in Andhra Pradesh. It's a big one. In the earlier days, the narrators or itinerants or door-to-door performers, they used to carry this tingri or kinnuri from house to house. They used to narrate the Arjun Jogi's epic. And the pegs or the frets are used. Today they are, my friend told, it is they are using coconut shell. No. There is one kind of animal which is called iguna. If you touch that iguna, it turns like a ball and its flakes are used to prepare a kind of frets. So in this way, all these are endangered, the extincting, and these are the things. And my friend said, one red-listed tree is associated with this musical things, which is actually, that is Sritala is a tree for the Mukhaveena, Shahanai, Nagaswara, Nadaswara, and all these are considered Mangala Vadya. If this tree is, because of superstitious people are cutting down, 66 years once it flowers and gives the nut. Before flowering, they will cut it off. It's simply a blind belief, thinking that something happens. But we are saved, but you want to get that tree again, you have to wait 66 years. If you save that tree is having number of utilities actually, but in particular the musical instruments, the Shubha Mangala Vadya like Nadaswara and Mukhaveena and Shahanai and Mauri, all you need must these patta or leaf. If you do not get this, means you are losing the instruments. So music itself a kind of language. If that language disappears in the sense, the total culture disappears. So in this way, the particular tree, I am working with old recordings. I want to remind here, Rabindranath Tagore, his disciple, his name is Arnold Bakke, Dutch scholar. He came to do his PhD on Sangeeta Ratnakara, Shangadeva's Sangeeta Ratnakara. He was asked to go around the state of different state and see the Desi Lok Parampara and to record. Then
he had the not a digital equipment. It was a silent movie, wire recording, Teffy recorder, not even the tape recorder it was. More than 600 genres or forms. He has traveled across the, South Asian countries, and he came to Rajasthan also, he came to Karnataka, he came to Tamil Nadu, he came to Kerala and many parts. I wish that is in the last part, some of the recordings I am having here. And one more thing is, which I would like to, the tribal. The British administrator, Sir Munro, he appreciates one ritual in my place, in Dakshina Kannada, in Karnataka. So, people used to go, the women folk especially, they go to the forest and they collect the only green leaves, menu, for their cattle or for, as a menu. So, for this, they received small amount of money. They were used that amount or money for the education of their children. The men folk, whatever they get, they go for liquor shop. So this how they collect the money. Finally, a drum beating is carried over by a tribe called Koraga tribe. They are the scheduled caste nowadays, and this tribe is a Proto-Dravidian tribe in our belt, and this tribe who beats the drum, it is just like a music itself, a mantra. Once if we go round the forest and to save the ecological arena, and nobody will enter that forest because people fear for that sound. In the sense, if Koraga has made a mantra, means it is very effective, people believed, even today also. So, such tribes actually, according to two issues, they migrated from the Nizamia, Africa, and some others says that they are the local. And in the Gujarat, there is a community called Habshi. The Habshis who came as a slave kind of thing. But here also, the same Koraga, he had a small petty kingdom in the Banavasi. Once he was asked, who are you? So I am Habshi, I am Habshi, he said. Because he come from Abyssinia, that is what to say. So, Habsika, so Habshi. So, like this, that he had number of, many domestic animals. And Mayura Varma caught the point and he grabbed every resources, whatever they had, like domestic animals like cow, bull, everything, because they want to enjoy the status. So वो निशस्त्रीकरण करके उसको जंगल में बेच दिया. ये कथा, this story, even today, from Banavasi to my place is in Udupi, there is one place is called Mekikattu. There, a lady who comes and she gets the trance of tiger deity there, and there the wooden icons is propitiated, is Ammanavaru, means goddess Parvati is worshipped there. She is made to sit on the Nandi. That Nandi is having, some people you are having unicorn, rhinoceros, like similarly, the unicorn, Harappa in Mohenjo-daro, there is a seal called unicorn motif. Nandi is there. Similarly, there at the back side of the Harappa and Mohenjo-daro, that is a seal, one can see that harp, a string instruments is there. That string instruments, so what is the link with the string instrument and Harappa and Mohenjo-daro's, that is a Nandi?
Here also, Okkodu Nandi means a unicorn, one horn Nandi is there, but on front of there is a one jogi is having a string instrument. I am not directly relating with the Harappa and Mohenjo-daro, but it is a living legend. It is even today the unicorn motif which is being propitiated and worshipped only in Karnataka. That is 18 Nandis are being worshipped. So, in this regard, I draw your attention, what is the importance of that one horn? If you have one horn, such motif, it bumps up your fertility. There is one, you may accept this is like a myth. Very long back, we had a very mystical animal called, it is I named Haya Gaja Nandi. The face is horse, the front leg is Gaja, elephant, and the back leg is up, as are Nandi. Pliny, a historian, says it is called Indian ass. People used to hunt it to get some fertility. People said one horn is in the Mecca. I do not know. People say it is a Google perhaps spread over it. What it may be? The Shrunga Muni, remember, दशरथ ने पुत्रकामेष्टि को आज्ञा किया Shrunga Muni को. So uska Shrung, that is the fertility. Even today, people who are having this motive, they are always going for the prosperous. This is what we observed. And I want to show that the Bakis. Yeah, maybe. Yes. I want to show that Bake clippings. Please go for the. When I say pause, move 2 minutes. Move 2 minutes. So this is my friend. Move. Preparing themselves for their first visit to India in 1920s, the songs of Tagore, as well as other folk and devotional forms. On subsequent trips, they were sometimes hosted by Maharajas, and on other occasions they stayed in tents. Traveling by station wagon, train, private car, bullock cart, and even on foot, they ferreted out hundreds of meters. Here are a few extracts from Arnold's 16mm This is a silent Devadasi films. Nritya, and Some the of them, instruments like you this can one, see. still After the first restudy in '84, This is the we team. acquired copies of Viper's Behind. 16mm silent films and we would remain unidentified. Move fast. Arnold also Bowl made over singers. 1,000 audio recordings. पास दीजिए थोड़ा. आगे करिए निदेश जी. पास दीजिए. Fast. Oh, that is it. See, this is one Nandi is carried and people are dancing. You please bring over there. The same motive we have seen in the rock art in Karnataka, say around 2500 years. The same carrying the Nandi, the picturized or on the rock art, the historian says it is a really miracle it is. You are showing this. So, you please carry on, sir. In 1984, Amy and I were Yes, able this to is- follow up on one of Arnold and Corey's field trips to South India 46 years later. We didn't have copies of these films This then, is a but I restudy remember some of later. them because I'd been Arnold's Then research there was a assistant silent at the movie. School of Orient and African Studies in London back in the 50s and early 60s. This is a Chummar Chundal folklorist of Kerala is leading actually.
These are all folk drums of little traditional musical instruments. जी कैन वी स्टिल इट? Yes. हाँ Yes. यस प्लीज प्लीज। कृष्णैया जी बहुत बड़े रिसर्चर हैं, तो इनके जो भी वक्तव्य हैं उसमें बहुत गहराई से इनका अध्ययन रहता है। तो उन्होंने अलग अलग दक्षिण भारत के अंदर जो रिचुअल्स हैं, किस किस वाद्य का क्या क्या कैसा कैसा संबंध है, बहुत गहराई से इन्होंने हमको समझाया और बहुत रिसर्च ओरिएंटेड आपका अप्रोच रहता है। बहुत एक अच्छा किस्सा भी इन्होंने बताया है, जिसमें बताया कि दक्षिण भारत में एक महिला है, एक घुंघरू बनाती है। वो घुंघरू सभी विद्वान इस्तेमाल करते हैं, मगर उस एक घुंघरू की कीमत 300 रुपये होती है। वैसा ही घुंघरू अगर आप मुरादाबाद में जाएंगे तो वही घुंघरू 3 रुपये का मिलेगा, मगर उसकी ध्वनि में थोड़ा सा वो जो चाहिए कलाकार को वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ा सा शायद चांदी भी मिलाते हैं और उनकी टेक्निक होती है। और टेक्निक की जहाँ बात आती है तो प्रयोग धर्मिता तो है ही, परंतु साथ में जो ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाना किसी भी गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। संभव है कि आज एक ही महिला वो वहाँ पर है, उसका कारण है कि उन्होंने ये जो टेक्निक है, ये जो घुंघरू बनाने की टेक्निक है, वो आगे अपने शिष्यों को नहीं सिखाई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सटिंक्ट इसीलिए हुई कि हमने वो परंपरा को आगे मुक्त हृदय से सिखाया नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि संगीत के वाद्य यंत्रों में रुद्रवीणा चलती थी और गायन के अंदर ध्रुपद गान चलता था, परंतु अंग्रेजों के ज़माने में जब उनको पूरा संरक्षण नहीं मिला तो ये गुरु लोग थोड़े से कृपण हो गए, अपनी कला के प्रति कृपण हो गए कि हम अगर अपने शिष्यों को सिखाएंगे, क्योंकि शिष्यों की संख्या ज़्यादा होती थी, 100-150 शिष्य होते थे एक गुरु के, और अगर शिष्यों को सिखा दी तो हमारे परिवार में क्या बचेगा, तो कृपण स्वभाव हो गया। तो उन्होंने अपनी ये जो ट्रेडिशनल कलाएं थी, जैसे रुद्रवीणा है, वो अपने परिवार में रखी और अपने शिष्यों के लिए एक ऑल्टरनेट वाद्य के रूप में निकाला सुरबहार। ऐसे ही ध्रुपद गायकों ने क्या किया, अपने शिष्यों के लिए निकाला ख्याल गायकी और अपने परिवार में रखा ध्रुपद। उसका परिणाम क्या हुआ कि ध्रुपद और रुद्रवीणा आज आर्काइव्स के अंदर है, जनसाधारण के अंदर प्रचलन में नहीं आए। तो जब तक हम विद्यादान मुक्त हस्त से नहीं करेंगे तो वो परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया। प्रयोग धर्मिता के ऊपर मेरा थोड़ा सा प्रश्न है संतोष जी, कि संगीत के वाद्य यंत्र में प्रयोग के अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी होंगे जिनके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं। आपका गहन रिसर्च है पूर्वोत्तर के वाद्यों के ऊपर, तो किन किन तरीके से वो काम में आते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे तो अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी, वैसे वाद्य के नाम सुनते ही जैसे वाद्य तो संगीत के बारे में आता है, किसी न किसी संगीत से वो जुड़ा होगा, एसोसिएट होगा, कोई ना कोई फॉर्म होगा। पर हमारे यहाँ जो संस्कृति है हमारी, उसमें केवल संगीत नहीं, जीवन के कई अन्य कार्यकलापों में भी संगीत का उपयोग होता है। जैसे अभी एक उदाहरण हमने पूर्वोत्तर के जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सुशील वाद्य हैं, मैं उस पर ही चर्चा अपना केंद्रित करने वाला हूँ आज। तो एक सुशील वाद्य है सिक्किम में जिसको बम्पा थ्यूत कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यह वाद्य जंगल में जब लोग हंटिंग करने जाते हैं, वहाँ के लेप्चा समुदाय के जनजाति के लोग, तो आप देखिएगा कि वो वहाँ पर एक दूसरे को, जो क्योंकि वो सब बिखरे रहते हैं, एक जगह नहीं होते, क्योंकि शिकार को घेरना होता है, तो वो क्या करते हैं कि उस वाद्य यंत्र का उपयोग करके और फिर एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, तो उसको कहते हैं बम्पा थ्यूत। ये बम्पा थ्यूत का चित्र आपके स्क्रीन पर अभी है। इसके नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। तो ये ऐसा आवाज़ होता है कि जो जानवर है वो भागेगा नहीं, उसे लगेगा कोई ना कोई पक्षी या कुछ इस प्रकार की आवाज़ हो रही है, और वो सिग्नल भी दे पाते हैं अपने साथियों को। तो इस प्रकार से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अब हंटिंग भी नहीं होती, धीरे धीरे ये वाद्य यंत्र अब समाप्त हो रहे हैं। और इसके अलावे कई रिचुअल्स में, जैसे हमने शुरू में बताया कि बहुत सारे रिचुअल्स में वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, और ईश्वर कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो यमराज वो क्या बजाएंगे,
तो यमराज के लिए भी हमारे पुराणों में लिखा है कि हड्डी से बने हुए वाद्य यंत्र उनको अगर बजाएंगे उनके उनके लिए तो वो खुश होते हैं। तो हमारे सनातनी परंपरा में जो है हड्डी के वाद्य भी उपस्थित हैं। अभी जो एक उदाहरण मैं देने वाला हूँ वो हमारे इस क्षेत्र के बल्कि पूरे भारत नहीं विश्व के जो बौद्ध परंपरा के लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। खासकर जो एविल पावर होते हैं उसको भगाने के लिए मृत्यु के समय इसका प्रयोग जरूर ही करते हैं, जो कि मानव के जांघ की हड्डी होती है उसका बना होता है। वो भी किसी भी मानव के नहीं, वो लोग किसी न किसी पूरे समय वो लोग चिंता करते हैं इस विषय पर कि किस व्यक्ति के जांघ की हड्डी का बनाना है। फिर वो इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं कि उसे मार देते, इंतजार करते हैं और स्वेच्छा से वो व्यक्ति दान में देता है। फिर उसे कई सारे प्रोसेसेस करके फिर यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो इस वाद्य यंत्र का जो नाम है उसको कैंगलिंग कहते हैं। कैंगलिंग आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका वादन भी हम लोग थोड़ा सा सुनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण, जन्म के समय में शहनाई बज रही है, ढोल नगारे बज रहे हैं, इसके कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन देखिए हमारी ही परंपरा में इस प्रकार के वाद्य नहीं हैं। और इसी से मिलता जुलता वाद्य है जो सिंघों से बना होता है, जानवरों के सिंग से बनता है, और कुछ ट्रम्पेट्स भी बनाए जाते हैं। और अभी एक उदाहरण आपके स्क्रीन पर है शंख। आप जानते हैं शंख हमारे जो सनातनी हैं, हम हर प्रकार के पूजा पाठ में शंख का प्रयोग हम अनिवार्य रूप से करते हैं सभी जगह। हमारे पूर्वोत्तर में भी लगभग सभी राज्य में शंख पूजा पद्धति में उपयोग आता है। नाम थोड़ा थोड़ा भिन्न है, जैसे शंख बोलते हैं, असम में हंख बोलते हैं, त्रिपुरा में शंखो बोलते हैं, फिर मणिपुर में एकदम ही अलग नाम आता है, उसको मोईबुंग बोलते हैं। और मोईबुंग वादन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बड़े बड़े शंख होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी साइज के बड़े बड़े शंख होते हैं और एक साथ दो दो शंख बजाते हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो में देख रहा था, 3 शंख एक साथ एक मुख से 3 शंख का वादन और लगातार काफ़ी देर तक 2, 3, 4, 5 मिनट तक बजाए जा रहे थे वो। तो इस प्रकार का अभ्यास भी हमारे परंपरा है। किसी अनुष्ठान के शुरुआत में मोईबुंग का प्रयोग जो है वो मणिपुर में भी होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि और भी कई वाद्य यंत्र हैं जो कि संगीत के अलावा और भी जगह प्रयोग होते हैं। जैसे जानवरों को भगाने के लिए कुछ प्रकार के ट्रम्पेट्स बनाए जाते हैं। जैसे अभी आपके सामने एक उदाहरण है नागालैंड का एक ट्रम्पेट, जो कि कुछ मेटल और बैम्बू को मिला करके बनाते हैं। तो पहला वीडियो चलाएंगे, थोड़ा पहला वीडियो। जानवर जब खेत में जहाँ पर खेती हो रही होती है तो वहाँ पर अगर जानवर आता है तो इस प्रकार से हाथी जैसी आवाज़, बहुत तेज आवाज़ निकलती है इसमें, तो उसको भगाने के लिए भी इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अभी दूसरा उदाहरण नागालैंड सिंह से बना जो वाद्य है वो उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा। ये देखिए मिथुन, जो एक प्रकार के गौवंश की ही जाति मानी जाती है, वो गाय के प्रकार ही सदृश दिखती है। मिथुन यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी पूर्वोत्तर में बहुत आयत में पाया जाता है। उसके सिंग से भी बना जो है हॉर्न जो है वो पाया जाता है यहाँ पर। खासकर नागालैंड में उसको जेमजी के नाम से जानते हैं, जेमजी बोलते हैं, और उसका भी इसी प्रकार से वादन किया जाता है। सिक्किम में सुनो के नाम से पाया जाता है, मणिपुर में सेल्की के नाम से पाया जाता है। और इन सबों में ज़्यादातर खासियत ये होती है कि सिंग और जो ट्रम्पेट जो वाद्य होते हैं ज़्यादा प्रकार के, उसमें एक ही प्रकार की ध्वनि मिलती है। लेकिन पूर्वोत्तर में एक विशेष वाद्य है जो कि यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है, जिसे पेप्पा कहते हैं। बिहू में इसका बहुत प्रयोग होता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसमें मेलोडी के अलग अलग स्वर भी होते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, इसमें देखेंगे ये पेप्पा है। इसमें 2 बैरल भी होते हैं, सिंगल बैरल का भी होता है। तो इसका प्रयोग जो है इस क्षेत्र में
बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सिंग से ही बनता है। थोड़ा सा इस वीडियो को भी चलाएंगे, इसकी आवाज़ मिल पाएगी लोगों को। ये बहुत ही प्रिय आवाज़ आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, फिल्मों में भी काफ़ी प्रयोग होता है इस आवाज़ का। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से अनेक बहुत सारे वाद्य जो हैं उनका प्रयोग संगीत के साथ होता ही है, उसके अलावा भी अलग अलग रिचुअल्स में अलग अलग प्रकार से हमारे पूर्वोत्तर में भी होता है, जिस प्रकार से हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में होता है। तो इस प्रकार से अभी यहाँ तक लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न होंगे तो फिर उसके आंसर्स देंगे। तो पता चलता है कि हमारे संगीत वाद्यों का न सिर्फ कल्चरल वैल्यूज़ है, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है, जियोग्राफिकल वैल्यूज़ भी हैं। कौन सा वाद्य कहाँ उगता है, कौन सी लकड़ी का बनता है, कौन से सिंग का होता है, कौन सा पशु कहाँ पर होता है, इन सब की जानकारी भी इस संगीत के वाद्य यंत्रों से मिलती है। मगर जब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत सारे विषय सामने आते हैं। कृष्णैया जी, आई वांट टू नो अबाउट द परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन रिगार्ड्स टू थिएटर। अभी जैसे पहले के ज़माने में क्या थिएटर हुआ करते थे, उनके ऊपर क्या रिसर्च हुई, यक्षगान कैसे होता था, या उसका परफॉर्मेंस का मीडियम या वे क्या होता था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। It's well said. It is as a Shruti Vadya first the bronze plate. Later they adopted Upang. Upang is actually a kind of bagpipe for the swar. Later they used harmonium. In the 1910, harmonium extremely, I mean, for the Parsi theatre influence, they begin to use it. Now it is going on harmonium. And towards the North Karnataka and in Maharashtra place, the duff is used. It was called, the minor play is performed under the title of Dappinata. So it is called Dappinata, and duff extensively used actually. Later regarding the Mridanga, so in Yakshagana Mridanga is a two kinds of, one is the higher pitch. After the 12 o'clock midnight, he has to give a high pitch of notes. So the bigger Maddada becomes a smaller and gives a high tempo. That was actually one of our old artists, he is no more. His name is Hiretka Gopal Rao. He prepared for himself because he worked under Shivram Karant and Martha Ashton, and he prepared that still is going on, that extreme tempo Maddade or Mridanga, what they call. So this is how, and tabla and dagga is for the Krishna Parijata play they are using, and even in the Songi Ramayana or Barud, like a Barud is in the 12th century, they are called Bharupiya. Today we are looking the day actors in the Andhra Pradesh and Karnataka, they are the Badaga Jangam, like tribal sect actually. They are having a Gumat Vadya actually. Gumat, and also they have the Tuntuni. So Tuntuni is, perhaps yesterday you might have seen, that is Ellamma Jogati. They are extremely using, that is neither percussion or string or kind of very different complex situation within the instrument. So they plucking is there, and making notes on single daga or single wire. So these are all a kind of developments we have seen in the, but today people are not much interested. Even in the West Bengal, bowl singing, they had a very different kind of instrument, Gopi Chantar. But today I didn't know that whether the Gopi Jantar is survived or not.
extinct. Because when I attended one festival in Calcutta, I brought back to my home very long back. Is one ball singer who gave me, that is for my archives. So this is how even in Hyderabad there is a theatre run by the tribal people actually. So this is what we are knowing actually. The B.V. Karath very much influenced with this Hyderabad theatre run by the tribal communities. All the way, again, for the processional drums are different. That is one Surya Vadya and Chandra Vadya. In Tamil Nadu it is called Surya Pirai and Chandra Pirai. It is extinct. There is only one in the Panchavadya. In the list of Panchavadya it comes actually. In the Shaiva Mat they used to perform. Even in the Vaishnava Mat also they used to perform. Now people are not known how they are wearing actually and how they were beating actually. Now it is simply preserved in one of the museum in Bangalore actually, as I have seen. So they used to perform in open prangana, or there was some auditoriums like this or amphitheaters? No, it is called open air theatre. In the Bailata, Dashavatar Bailata, open air theatre. In the 10th century, one text says that first they used to give the Shushkavadya. Shushkavadya means Keli. Keli or Leela or Vinod or Pradarshan. So, once if they beat all the instruments, whatever the insects to our ecological surroundings, all used to drop out and perfectly remained intact in a natural way actually. Nowadays people are going for different kinds of pesticide and other kinds of. In the olden days people used to invite the theatre people and to do Keli in their field, in their paddy field, in their field actually. But today everything has come into the auditorium, community hall and so on and so. So with this the theatrical change we have seen. The day actors, that is actually Pagarana is called. In Bharatanatyam there is one section is called Prakarana. The Prakarana became a Pagarana, Pagarana becomes a Hagana. Hagana is nothing but Vidushak who makes many way of fun. Okay. This is they are not supposed to subject to do in the night time. They are only subject to do the performance in daytime only. So they used to do Naranari, Ardhanari Vesha actually. They used to pitch their tent 3 months, 32 32 Vesha. 3 months staying over there. So 32 Vesh, 32 Rag, like this. This is the word. There is one beautiful story behind this. Once during the Akbar period, in his time, these people went with Fakir, that is Mullah, like that. So Akbar ne uthai ke Assalamu alaikum, he said. They didn't know that is how to reply actually. And they became nervous and finally they caught hold and finally they implemented to convert to Muslim. They became a Siddiqui, kind of one tribes in our Karnataka. They are called Siddiquis. They are following Hindu and Muslim both. Only because of they ordered Akbar. Otherwise he will hang or some punishment would have been given. So this is how we have come across. Many things has gone out. I can conclude what we can do. So my submission to this festival forum: kindly promote the tribal cultural heritage and a need to establish an Indian cultural tribal theme park. Now what you are doing big expenditure, you can make 2 or 3 theme park, tribal theme park in each state or in the border territories.
where all the tribals, nomadic or semi-nomadic people or community people get an opportunity to meet one-to-one at a center or on different occasions. They can interact and get together to share their ideas of arts, artifacts, cultural, oriental, prachya, materials, musical instruments, decorative, designful, drawings, script and graphics. And they can preserve the endangered ethno-medicinal plants too. So biodiversity in point of view. So many activities may be conducted in this regard with certain terms and conditions. Furthermore, tribals can demonstrate their traditional products, handicrafts, allowed to prepare on the spot to cooperative society or craft exchange marketing under the proper guidelines. Encouragement should be provided to establish this tribal heritage museum outdoor and indoor archives. Activities like the one fair and festival, like similar he was running, either conducted in a special zones, may be introduced where tribal people use the traditional barter system instead of cash. Thus it gives Adim cultural identity for barter system management. My final appeal, very urgently needed to bring up cultural thesaurus or tribal heritage glossary or pocket dictionary of their language, because that is we are losing actually. Adim Samskruti Padakosh, pocket dictionary, you can go wherever, you can have small pocket dictionary kind of Adim Samskruti Padakosh. Thus all activities should run in respective states of India. My humble request to the central government to provide at least 5 to 50 acres or more land for this purpose of saving one and only the earth planet, the Indian culture, and to promote and prove that Adim culture itself is the foundation of Indian culture. Thank you. थैंक यू। अभी विश्व पटल पर देखें, बहुत आपने अच्छा बोला कि क्या क्या करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हुआ, आर्काइविंग हुआ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर शायद सरकार को अभी ध्यान देना चाहिए। विश्व पटल पर देखें, आप संतोष जी हैं, पूर्वोत्तर के जितने भी वाद्य हैं उनके एक्सपर्ट हैं, आप दक्षिण भारत के हैं, मगर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन जो राजस्थान सिंध, इसका जिसका संगीत के वाद्य यंत्रों में बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद में सिंध, सिंध के बाद में बलूच, ईरान, तुर्की और ग्रीस, यानी यूरोप के जाने का रास्ता ये हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिट मार्ग, ट्रांजिट रूट, क्योंकि उस जमाने में हवाई जहाज या वो सब तो होते नहीं थे, तो कई इस मार्ग पर कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत होते थे। अभी हाल ही में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, एक बैठक में हमारी संस्कार भारती की एक वायलिन वादिका थी, बहुत अच्छा क्लासिकल वायलिन बजाती है, कर्नाटक स्टाइल की वायलिन बजाती है। उन्होंने प्रश्न किया कि देखिए मैं बजाती हूँ वायलिन वाद्य और ये तो यूरोपियन वाद्य है और मैं संस्कार भारती में काम करती हूँ। आप लोग मुझसे बोलेंगे कि आप संस्कार भारती की हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत अभ्यास करती हैं और पाश्चात्य वाद्य बजाती हैं, तो स्वाभाविक है, तो मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो उस समय हमारे पास में एक विद्वान चेतन जोशी जी भी बैठे हुए, इसको परिष्कृत करके यूरोप के अंदर यानी कि मॉडिफाई करके वहाँ पर किया गया। यूरोप की जो सांस्कृतिक अभी जो भी संस्कृति वहाँ पर चल रही है, दे आर इंडेप्टेड टू, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऋणी अपने आप को महसूस करते हैं राजस्थान की परंपराओं से। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ग्रीस की एक महिला आई, किसी के रेफरेंस से आई थी, और वो बोलती थी कि हमारी रूट्स राजस्थान के अंदर हैं, तो मुझे उन रूट्स तक पहुँचना है। ऐसा करके इतना बड़ा प्रश्न कर दिया, रूट्स तक मैं कहाँ से पहुँचाऊँ, ये थोड़ा सा। तो उस दिन शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान के नृत्य और ये सब होने वाले थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर तो नहीं है मेरे पास में, आप चलो एक कल्चरल इवेंट में आपको दिखाता हूँ। शाम के समय उनको लेकर गया,
तो राजस्थान में एक ट्रेडिशनल डांस है घूमर। तो घूमर में बहुत सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स होते हैं और जब शुरू होता है तो महिलाएं गोल गोल घूम के उस नृत्य को करती हैं। तो संयोग से जैसे ही पर्दा खुला और जो पहली प्रस्तुति थी वो घूमर की थी, तो जैसे ही महिलाएं वो घूम घूम कर नृत्य करने लगी और ये ग्रीस की महिला फपक फपक कर रोने लगी। तो मुझे अनायास ही थोड़ा सा डर लगा कि ये विदेशी महिला मेरे साथ में और रो रही है, न जाने क्या हुआ। मैंने उससे पूछा, बोला नो इट्स ऑल राइट, आई एम फाइन। तो मैंने उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ा। 5-7 मिनट बाद जब वो ठीक हो गई तो उससे पूछा कि अनायास ही ऐसे रोना क्यों? तो बोले दिस इज़ व्हाट माय कल्चर इज़ ऑल अबाउट। ये यहीं से ही मेरा कल्चर वहाँ गया है। आज भी ये संस्कृति वहाँ पर मौजूद है। हम लोग को बस थोड़ा सा रिसर्च करने की आवश्यकता है। वहाँ के लोग यहाँ पर आकर रिसर्च करते हैं और बहुत मोटी मोटी पुस्तक लिखते हैं, मगर हम लोग अपनी उसको थोड़ा सा करने में ये घर की मुर्गी दाल बराबर, उसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में तो इतना रिच कल्चर ट्रेडिशन है, मगर उसको संजो के रखना, कैसे करना, क्या करना। आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। हमारे पास में थोड़ी सी समय की सीमाएं हो गई, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, मगर हाँ कुछ एक प्रश्न अगर हो जो आप लोग करना चाहें तो हाँ, बट इट विल टेक लिटिल लॉन्ग, मे बी लेटर ऑन। जैसे जो वायलिन है, भारतीय लोक परंपरा में भी वैसा वायलिन चलता है जैसा वहाँ पर आज की तारीख में चलता है। ये सारे के सारे वाद्य यहाँ पर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उनको बस जिसको कहते हैं मिसिंग लिंक्स, तो हमको मिसिंग लिंक ढूंढने की आवश्यकता है, रिसर्च सेंटर्स खोलने की आवश्यकता है। जी आप कुछ प्रश्न कर रहे हैं? जी एक मिनट, एक माइक्रोफोन अगर वहां पर दे देंगे, यही वाला दे दीजिए यहाँ पर अगर। सर्वप्रथम मैं लोक मंथन मंच को प्रणाम करता हूं और सभी आए हुए आगंतुकों को भी प्रणाम करता हूं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि अभी आपने सर घूमर सॉन्ग नृत्य की बात किया और इसको संजय लीला भंसाली जी ने पद्मावती फिल्म में ले आया था। तो इस समय हमारे देश में राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट, हम लोग भी राष्ट्रवादी ही हैं। तो इतनी बड़ी बिग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री हमारे देश की, हमारी सरकार है, चाहे तो हम वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाकर, वहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को बुला के इस बात को कहा जा सकता है और उनके ऊपर फोर्स भी किया जा सकता है कि हमारी लोक परंपरा को शामिल किया जाए फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा बस यही निवेदन आप लोगों से है और आप लोगों को भी सर इसके लिए आगे आना पड़ेगा, तभी हमारी लोक परंपराएं लोगों के बीच में आएंगी। धन्यवाद सर। ये स्वाभाविक रूप से आ रही है। जो चीज़ अच्छी होती है उसे आप ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते हैं। संजय लीला बंसाली जी ने इस चीज़ को अपनी फिल्म में क्यों लिया, ये भी एक प्रश्न है। बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छी चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती और आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरी दुनिया आपके हाथ में यहाँ पर रखी हुई है। कब तक छुपाएंगे अच्छी चीज़ों को? तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन बाहर आएगी ही आएगी। हाँ, हम लोग थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं कि थोड़ा सा जल्दी उसका एक्सपोजर उसको मिले। जी अन्य कोई प्रश्न? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरा नाम नरेंद्रनाथ मैत्र है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वर्तमान में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ हिस्ट्री से। तो मेरे सर संतोष सर के पास एक छोटा सा प्रश्न है, जो उनका विषय में बहुत गंभीर से सुन रहा था, विषय के ऊपर चर्चा। तो मेरा प्रश्न है सर, जो हम लोग का जो संगीत का उद्भव ये कब हुआ था इंडिया में? पहले मुझे मालूम है जितना दूर तक सामवेद से ही पहले संगीत का उद्भव हुआ था। तो इससे पहले जो ऋग वेद है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़ा वेद कहा जाता है जिसको, इसमें जब हाइम्स पढ़ा जाता था, माने स्तोत्र सब गाया जाता था, तो उसमें उसके समय क्या कोई संगीत का प्रचलन या वाद्य यंत्र का प्रचलन था? ये मेरा पहला प्रश्न है, मेरी जानने की बहुत इच्छा है। द्वितीय प्रश्न है सर, ये संगीत में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर है प्रश्न। ये संगीत में
म्यूजिक। एक ही प्रश्न अभी ले पाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा समय हो गया है, इसलिए अब क्षमा चाहते हैं। आप अलग से भाई साहब सॉन्ग और म्यूजिक में अंतर क्या है? इस सत्र के बाद में अलग से आपको ठीक है, बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका जो पहला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने शुरुआत में क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने संक्षेप में बताई। वेद में, खासकर ऋग्वेद में संगीत और संगीत वाद्यों की बड़े अच्छे से चर्चा है। जब भी ऋचाओं का गायन होता था तो साथ में वेणु और वीणा इसका वादन होता था और यह आवश्यक था। वीणा और वेणु का वादन ऋचाओं के साथ होना ऋग्वेद में ऐसा था कि आवश्यक था। और नादी की संज्ञा वेणु को दी गई है और ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नादी मतलब जो संगीत के स्वरों को, जो अनुदात उदात और स्वरित, ये स्वर थे, इसमें जो स्वरित है इसको पकड़ के रखने का काम जो है यह वेणु का होता था। तो हमारे ऋग्वेद में अच्छी तरीके से यह लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट है। मुझे लगता है कि आपको यह उत्तर मिल गया है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया से आपने समझाया। उदात अनुदात स्वरित इसके अंदर गान होता था। ये बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, मगर अभी हम लोग का समय थोड़ा सा समाप्त हो गया है। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शांति से आपने इस सत्र को सुना, अपनी सहभागिता दी। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।